जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग फटाफट कोशिश करते हैं, आगे का जो सिलेबस दिए थे लूसेंट में उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक रात में 10 बजे टेलीग्राम पर जो है कि सेट लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अभी जो क्लास होता है इसका सिलेबस हम लोग रात में 10 बजे डाल देते हैं यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद साथ ही जो है कि आपको 10 बजे टेलीग्राम पर इसी का जो है कि वीडियो का जो है कि जो कंटेंट रहता है, जो लूसेंट हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसी को जो है कि वहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह सेट करके आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपके जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो नीचे आपका टेलीग्राम लिंक करके लिखा होगा, उसी में जो है कि क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे हिसाब लिखेंगे, कुछ बदले अपनों के लहजे, कुछ टूटे ख्वाब लिखेंगे, जो कह नहीं सकते वो सारे जज्बात लिखेंगे। जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे हिसाब लिखेंगे। तो कहने का मतलब आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आपका दुनिया कुछ नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएगा तो पूरी दुनिया आपके पीछे लाइन लगा देगी। तो जैसे आप लोग जो अभी बहुत सारे छात्र होते हैं वो सीजनेबल तैयारी करते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से तैयारी करते हैं। कहने का मतलब है कि जब वैकेंसी आता है तो आप तैयारी करते हैं, या फिर जब एग्जाम डेट निकलता है तो तैयारी करते हैं। जैसे अभी बीएसएससी का एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है फाइनली, तो आप लोग क्या सोचते हैं, अरे यार एग्जाम डेट नहीं आया है, जब आएगा देखेंगे, 25 में एग्जाम होगा, 26 में एग्जाम होगा। अरे भैया आप एग्जाम तो आपको एक दिन लेगा ही लेगा, लेकिन आप मेहनत कीजिए, वो सीजनेबल तैयारी नहीं कीजिए। कभी धान रोपने का समय है तो धान रोपेंगे, गेहूं रोपने के समय गेहूं नहीं। आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उतना भी कंपटीशन इजी नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं। उस निगेटिविटी से आप दूर आइए, उस आप जो गंदी सोच से आप जो अभी तक चल रहे हैं उससे आप बाहर निकल के एक अच्छा ऐसा आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप फॉलो कीजिए और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो चलिए जैसे उसी पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जो सीजनेबल तैयारी करते हैं तो उसी पे एक हम अपने से उस पे एक आपका स्टेटमेंट बनाए हैं अपने बिहारी लैंग्वेज में कि वैकेंसी आने पर तैयारी सब करे, वैकेंसी आने पर तैयारी सब करे, बिना वैकेंसी करे ना कोई, जो वैकेंसी आने से पहले तैयारी करे सिलेक्शन उसी का होए। तो सिलेक्शन उसी का हो, तो कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी आपका आ गया, आप भिड़ जाइए, एग्जाम डेट और कुछ भी का चिंता मत कीजिए, वो तो एक दिन लेगा ही, वो सिस्टम का चीज है। तो चलिए इसी के साथ आज का हम जो सिलेबस था उसको हम लोग अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल बताना है, जूता हुआ खेत और नक्काशादारी ईंट का प्रयोग जो पहली बार किया गया था किस जगह, तो याद रखिएगा कालीबंगन में। कहां किया गया था? कालीबंगन में। तो जूता हुआ खेत, खेत का जो रंग होता है वो काला होता है, खेत का रंग काला होता है, और जिस पर ईंट पर आप नक्काशादारी बनाइएगा, यानी नक्काशादारी का मतलब होता है उस पर आप फिगर वगैरह बनाइएगा, तो वो भी काला रंग का। तो नक्काशादारी ईंट और जूता हुआ खेत दोनों कहां से? कालीबंगन से। और कालीबंगन जो एक आपका सिंधु सभ्यता का स्थल है वह घग्गर नदी के किनारे किस राज्य में? तो राजस्थान में। कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, याद रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है आपका क्या, तो याद रखिएगा कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस संदर्भ सभ्यता के स्थल से, किस संदर्भ सभ्यता के स्थल से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वह कहां से? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार 5 अक्षर का, मोहनजोदड़ो 5 अक्षर का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अग्निकुंड किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड 2 जगह से, अग्निकुंड 2 जगह से, लोथल और कालीबंगन से। अग्निकुंड कहां से? 2 जगह से। अग्निकुंड कहां से? 2 जगह से। कहां से? तो लोथल और कालीबंगन से। लोथल और कहां से? कालीबंगन से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। तो नर्तकी जो जब डांस करती है तो आदमी को मन लगता है, नर्तकी जब डांस करती है तो आदमी को क्या लगता है? मन लगता है। अगर ऑर्केस्ट्रा में जब लड़की लोग डांस करती है तो आजकल के युवा वर्ग और भी ज़्यादा अपना रुझान दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर लड़की नर्तकी क्या हो रही है? डांस कर रही है, इसीलिए लड़का को क्या लग रहा है? मन लग रहा है। तो याद रखिएगा, नर्तकी जहाँ बोलेंगे तो मन यानी मोहनजोदड़ो याद
याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की डांस करते हुए नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और इसका खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। और यह जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में है। लेकिन अगर पूछेगा भारत के अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा का एक शहर है, हरियाणा का एक शहर है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा के अंदर में राखीगढ़ी जो है वह आपका भारत के अंदर में सबसे बड़ा पुरा स्थल है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है? तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो पूछेगा मारिएगा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहां में है? तो सिंध प्रांत में है। और याद रखिएगा इसका खोज 1922 में हुआ था। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। वहीं आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। आप लोग कंफ्यूज करते होंगे, हड़प्पा कौन नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे है। और अक्सर यही दोनों क्वेश्चन आता है। तो हौर और हर याद रखिएगा, हौर और हर। यानी आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं आप कभी हार नहीं मान सकते हैं जब तक कि जॉब नहीं लग जाए। यानी हौर और हर, यानी हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, ये हो गया आपका माइंड में फिट बात। ठीक है, याद रखिएगा। जब हड़प्पा रावी हो गया तो मोहनजोदड़ो सिंधु हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि यार थोड़ा कम समय है मेरे पास, क्योंकि जो है कि थोड़ा सा नाइट ड्यूटी लगने के कारण जो है कि आज हम लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन कल से आपको सुचारू रूप से वीडियो पूरा मिल जाएगा, आज भी मिल जाएगा। लेकिन आज थोड़ा हम जो है कि समय कम में क्लास को थोड़ा निपटाने का प्रयास करेंगे। बोलिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सैंधव वासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग। किसका प्रयोग? शहद का। तो मिठास यानी मीठा, मीठा जो सबसे अधिक होता है शहद होता है। क्या होता है? शहद होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। कहां से? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। लेकिन अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के अंदर में भी याद रखिएगा स्नानागार बहुत फेमस है उसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है? याद रखेगा मेलुहास शब्द। कौन सा शब्द? मेलुहास शब्द। मेलुहास शब्द का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। और किस सभ्यता में? तो मेसोपोटामिया सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था? तो कुनिक वर्ग के हाथ में। किसके वर्ग के हाथ में? तो वनिक या कुनिक वर्ग के हाथ में था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी के रूप में पुकारा है? याद रखेगा पिग्गट। क्या? पिग्गट। क्या? पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में पुकारा है। याद रखेगा। और जैसे हम बोलेंगे बीच बीच में आपको कि हड़प्पा का किस नदी के किनारे है, तो माइंड में याद रखिएगा हौर और हर, यानी हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो परुस्नी। क्या नाम है? परुस्नी। आगे टॉपिक है, पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सिंधु सभ्यता के लोग किसे उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? उर्वरता मतलब कोई भी फसल जो लगाइएगा तो उसका उर्वरता बताता है कि आपको फसल कितना होगा नहीं होगा। तो याद रखिएगा धरती माता, यानी धरती माता को उर्वरता की देवी की मानकर उसको पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह आप लोग घर के आगे में या मंदिर में लगा रहता है स्वास्तिक ऐसे करके। तो स्वास्तिक जो है वह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। याद रखिएगा किसका देन है? स्वास्तिक, हड़प्पा सभ्यता। और स्वास्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योपासना। क्या होता है? सूर्योपासना। यानी सूर्य के स्मरण में आदमी जो उपासना करता है उसी को कहते हैं सूर्योपासना। क्या कहते हैं? सूर्योपासना। और स्वास्तिक शब्द जो है वह हड़प्पा सभ्यता की देन है। किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। आप लोग लगातार बन के रहिएगा। बिहार एसएससी मेरा मुख्य टारगेट है और एनटीपीसी और एसएससी जीडी आप लगातार बनकर रहिएगा। जीके जीएस का धुआं धुआं कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष पूजनीय था? याद रखिएगा कुबड़ वाला सांड। कौन सा? कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड सबसे विशेष पूजनीय था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे बर्तन? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन उसके ऊपर में काला रंग से डिजाइन किया जाता था। जैसे आप लोग घर सब में घड़ा रखते होंगे नजर गुजर से बचने के लिए। घड़ा पे क्या करते हैं कि उसको पेंट कर देते
देते हैं और उस पर काला काला टिक्का लगा देते हैं कि भाई नज़र गुजर नहीं लगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि काला रंग का टिक्का लगाते हैं लेकिन घड़ा का रंग लाल, घड़ा का रंग लाल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो याद रखिएगा तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था? तो निचला शहर जो किले से घिरा हुआ था वह कालीबंगन का किला, कालीबंगन, किला कालीबंगन, किला कालीबंगन, किला कालीबंगन। और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, कल भी बताए थे। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किस भाषा में भैया? सिंधी भाषा में। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। और सिंधी भाषा आप लोग को पता है कि भारत के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो आपका 15वां भाषा के रूप में बना है, याद रखिएगा वो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वें भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और वर्तमान में कितना भाषा है? कुल 22 राजभाषा है। कितना भाषा है? तो कुछ 22 राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है धौलावीरा किस नदी किनारे है? तो आपको पता है धौलावीरा लूनी नदी किनारे है। और धौलावीरा जो है वह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो यूनेस्को की सूची में है। किसमें है? यूनेस्को की सूची में शामिल है, आप लोग को पता है। और यह याद रखिएगा लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा लूनी नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। और किस राज्य में? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल जो है वह आलमगीरपुर है और वह हिंडन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल जो है लोथल भोगवा, लोथल भोगवा यानी लोथल। जैसे आपको पता है हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं, जो आदमी ज़्यादा मोटा हो जाता है उसको कहते हैं यह लोथ हो गया है। क्या हो गया है? लोथ, यानी चल फिर नहीं सकता है, नहीं दौड़ सकता है, तो यह लोथ हो गया है। यानी जिसका शरीर में पूरा फैट हो जाता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं लोथ हो गया। यानी कि जब वह लोथ हो जाता है, कोई कर्म का नहीं रहता है, तो वह आदमी क्या होता है? वह आदमी अपने मोटाई के कारण या लोथ होने के कारण वह भुगत अपने आप में जो है कि क्या करता है? तो भुगतता है। क्या करता है? भुगतता है या फिर भोगता है, यानी भोगवा। यानी क्या याद रखेगा? भोगवा। यानी कि आपको पता है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और किस राज्य में? तो याद रखेगा गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल है। उसी तरह आपको पता है, याद रखिएगा, आपको जुगाड़ देते हैं। अभी आपको पता है कि सबसे मोटा जो केंद्र मंत्री है ना वो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। और अमित शाह का घर कहाँ है? तो गुजरात। तो इसका मतलब अमित शाह लोथ है, तभी वह भोग रहा है। यानी कि लोथल भोगवा नदी के किनारे। और लोथ कौन है भैया? तो अमित शाह है। और अमित शाह का घर कहाँ है? तो गुजरात। इसका मतलब लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आप याद रखिए, ये सब कंटेंट आपको इसी जुगाड़ पानी से याद रखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। आपको बड़े बड़े टीचर पढ़ाने का तो पढ़ा देंगे, लेकिन आपके माइंड में वो बात सेटअप नहीं करवा पाएंगे, वो खुद आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आपके साथ हम हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। बताइएगा अगला सवाल। उसी में से अगर हम बताते हैं कि सिंधु काल में जो है कि सीसा कहाँ से आयात होता था? सीसा ईरान से। सीसा ईरान से। वहीं आपका जो है कि टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से? खेतड़ी से। तांबा कहाँ से? खेतड़ी से। और खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में खेतड़ी जो है वह तांबा के उद्योग के लिए या फिर तांबा के खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन तांबा का सबसे अधिक उत्पादन जो वर्तमान में कर रही है वह मध्य प्रदेश कर रही है। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश कर रही है, लेकिन तांबा के लिए प्रसिद्ध खान का नाम है खेतड़ी। क्या नाम है? खेतड़ी, जो कहाँ है? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगर जानते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ देगा ना कि भारत का कौन सा राज्य तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो सब लड़का मार देगा खेतड़ी सोच के राजस्थान। लेकिन तांबा का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वह मध्य प्रदेश करती है। कौन करती है? मध्य प्रदेश करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन 2
भाग में पहला भाग जो है वह ऋग्वैदिक काल है और दूसरा जो है वह उत्तर वैदिक काल है। तो पहला जो ऋग्वैदिक काल है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। इसका समय पूछता है कि ऋग्वैदिक काल का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक, तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और आपका उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व ले लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे सबसे पहले आर्य। और अगला क्वेश्चन बताना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो मध्य एशिया। आर्यों का सबसे मूल निवास स्थान कहाँ था, तो मध्य एशिया। और यह किसने बताया था, तो मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, तो याद रखिएगा आपका मध्य एशिया था। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता। और याद रखिएगा यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता और वैदिक जो था याद रखिएगा वह ग्रामीण सभ्यता था। और स्व से सिंधु सभ्यता, स्व से शहरी, सिंधु शहरी, सिंधु शहरी, सिंधु शहरी, स्व से सिंधु, स्व से शहरी। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो स्व से सिंधु, स्व से शहरी। और जब सिंधु शहरी हो गया तो वैदिक मारना है ग्रामीण, वैदिक मारना है ग्रामीण, वैदिक मारना है ग्रामीण। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ा कौन था। तो सबसे बड़ा जो था वह राष्ट्र हुआ करता था, सबसे बड़ा राष्ट्र। और सबसे छोटा कुल। किसी भी व्यक्ति का जन्म जो होता है वह अलग अलग कुल में होता है, यानी सबसे छोटा कुल और सबसे बड़ा राष्ट्र। राष्ट्र यानी देश, सबसे बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र यानी देश, राष्ट्र यानी देश, यानी सबसे बड़ा राष्ट्र और सबसे छोटा कुल। एक बार आपको क्रम बता देते हैं छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कुल, कुल के बाद हो गया ग्राम, ग्राम के बाद हो गया विश्व, और विश्व के बाद हो गया जन, और जन के बाद हो गया राष्ट्र। क्या हो गया, राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। क्या होता था, वाजपति होता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर जो होते थे उसे क्या कहते थे, अस्पस। क्या कहते थे, अस्पस। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर जो होते थे क्या कहलाते थे, अस्पस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था। तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था वह उग्र करता था। नहीं कहते हैं वह बहुत जो है कि उग्र काम कर रहा है, यानी कि अपराधी को पकड़ने का काम उग्र करता था। कौन करता था, उग्र करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत राजा को सलाह देने वाली सभ्यता जो थी वह सभा और समिति थी। कौन थी, सभा और समिति थी। कौन थी, सभा और समिति थी। वही सभा और समिति, वही सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है किस वेद में, तो अथर्ववेद में। किस वेद में, अथर्ववेद में। और गद और पद वाला वेद यजुर्वेद, गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। गाए जा सकने वाली वेद कौन सा है, तो सामवेद। और सामवेद में साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है, गान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा। आगे बढ़ते हैं। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के, जब युद्ध होता है तो हर एक आदमी को साथ चाहिए। क्या चाहिए, साथ चाहिए। जब युद्ध होता है तो दोनों साइड के आदमी को या लड़ने वाले को साथ चाहिए, यानी दशराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। वहीं 3 अक्षर का 3 अक्षर का गायत्री, इसका मतलब गायत्री मंत्र की रचना 3रे मंडल में। और याद रखिएगा 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ने जाते थे सोमवार से पढ़ने के लिए, यानी कि देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। और लास्ट में आता है 10वें मंडल। 10 मंडल में समाज को 4 वर्गों में, यानी कि चातुस्वर्णी समाज 4थे में। वहीं याद रखिएगा ऋग्वेद के आपका जो था एक और मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल जो था उसको सबसे अंतिम में जोड़ा गया था, सबसे अंतिम में। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है उपनिषद की संख्या 108, महापुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108, महापुराण की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4, महाकाव्य की संख्या 2, महाकाव्य की संख्या 2 और आदि महाकाव्य के नाम से हम किसको जानते हैं? तो आदि महापुरुष के नाम से हम वाल्मीकि को जानते हैं। तो याद रखिएगा वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था रामायण, इसीलिए आदि महाकाव्य के नाम से रामायण को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है विभिन्न प्रकार के दर्शन और उसके प्रवर्तक का नाम पूछता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। फटाफट 5-6 को बता रहे हैं, याद रखिएगा। चवार्क दर्शन, चवार्क, चवार्क दर्शन के प्रतिपादक कर्ता कौन थे? तो चवार्क ही मारिएगा। चवार्क का चवार्क, चवार्क का चवार्क, चवार्क का चवार्क, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन पतंजलि, शुरू से ही बता रहे हैं। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। आपको पता है पतंजलि जो है वो आप लोग को पता है, पतंजलि का जो प्रोडक्ट आता है उनके जो फाउंडर हैं, आप लोग को पता है पतंजलि के जो फाउंडर हैं वह योग करने के लिए भी सिखाते हैं। इसका मतलब योग दर्शन के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। वहीं अगर बात करते हैं सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। यानी गौतम बुद्ध जो थे वो न्याय देने का काम करते थे, गौतम बुद्ध जो थे वो न्याय देने का काम करते थे। और कपिल जो थे वो सांख्य, कपिल सांख्य, कपिल सांख्य। वहीं पूर्व मीमांसा जैमिनी, हम कैसे याद किए हैं? मेरे घर के पूरब दिशा में जामुन का पेड़ है, यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। आप लोग भी सपोज कर लीजिए, सोच लीजिए कि मेरे घर के पीछे मेरे घर के पीछे जो है वह पूरब दिशा है, तो आप लोग याद रखिएगा आपके घर के पूरब में, आपके घर के पूरब में जामुन का पेड़ है, यानी पूर्व मीमांसा के लेखक जो है वह जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी है। वही बात करते हैं उत्तर, उत्तर मीमांसा, यानी आपके घर के उत्तर में जो है वह बड़ का पेड़ है। किसका पेड़ है? बड़ का पेड़ है। पूरब में हो गया जामुन का पेड़ और आपका उत्तर में क्या हो गया? बड़ का पेड़, यानी बट वृक्ष, ठीक है, यानी बदरायन। उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा बदरायन। और लास्ट में याद रखेगा वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद। एक बार फिर से चवार्क चवार्क, चवार्क चवार्क। योग पतंजलि, योग पतंजलि, योग पतंजलि। सांख्य कपिल, सांख्य कपिल। न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम। पूरब में जामुन, पूरब में जामुन, यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर में क्या है? बड़ का पेड़, यानी बदरायन। उत्तर में क्या है? बदरायन, उत्तर में क्या है? बदरायन। और वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद। आगे बढ़ते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू। जीवन भर जो अविवाहित रहती थी महिला, उससे कोई नहीं अजमाता था, उससे कोई नहीं अजमा सकता है। यानी जो जीवन भर अविवाहित है, यानी शादी नहीं कर रही है, यानी आप उसको अजमा नहीं सकते हैं, यानी अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। और जो मिठास के लिए प्रयोग करते थे? शहद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस व्यक्ति को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कनाद को, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। वहीं याद रखिएगा कनाद ने वैशेषिक दर्शन का भी खोज किया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्रकार का हम लोग ऋग्वेदिक नदियां बता रहे हैं जिसका कि प्राचीन नाम आप लोग याद रखिएगा, बताइएगा। आपको प्राचीन नाम आपको हम बता रहे हैं, आप फटाफट याद रखिएगा, बताइएगा। कुब्रू का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम, कुब्रू कुर्रम, कुब्रू कुर्रम, कुब्रू कुर्रम, यानी मिलता जुलता नाम है। कुबा काबुल, कुबा काबुल, कुबा काबुल। वही बात करते हैं वितास्ता, झेलम, वितास्ता, झेलम, वितास्ता, वितास्ता यानी पछताना। वितास्ता क्या याद रखिएगा? पछताना। और वितास्ता यानी पछताना। जब कोई व्यक्ति पछताने लगता है लास्ट में वो उसको झेलता है। क्या करता है? झेलता है, यानी कि वितास्ता, झेलना। वितास्ता यानी पछताना, यानी झेलना, यानी झेलम। वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम। याद रखिएगा। फिर अस्किनी, अस्किनी में 9 आ रहा है, चिनाब में 9 आ रहा है। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। फिर परुसनी, परुसनी में रो आ रहा है और रो से रावी मार दीजिएगा। परुसनी रावी, परुसनी रावी, परुसनी रावी, परुसनी रावी। और आपको ट्रिक बताए थे हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। हौर और हर यानी हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी। फिर बात करते
बढ़ते हैं सुतुद्रु सतलज, सुतुद्रु सतलज, सुतुद्रु सतलज, सौ से सुतुद्रु, सौ से सतलज, सौ से सुतुद्रु, सौ से सतलज। फिर हो गया ब से बिपाशा, ब से ब्यास, ब से बिपाशा, ब से ब्यास, ब से बिपाशा, ब से ब्यास, ब से बिपाशा, ब से ब्यास। फिर हो गया सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक। फिर है दृष्टति, दृष्टति घग्गर, दृष्टति घग्गर, दृष्टति घग्गर, दृष्टति, दृष्टि बोलने में थोड़ा ज़्यादा ओजराहा टाइप का लगता है, यानी फंस फंस के बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा लेपझुआ टाइप का है। तो याद रखेगा दृष्टति घग्गर बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा जो है कि घबरा जाते हैं, यानी दृष्टति बोलने में आप घबरा रहे हैं, दृष्टति बोलने में आप क्या हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, यानी घग्गर, दृष्टति घग्गर, दृष्टति घग्गर। गोमती गोमल, गोमती गोमल, गौ से गोमती, गौ से गोमल, गौ से गोमती, गौ से गोमल। सौ से सुबस्तु, सौ से स्वात, सौ से सुबस्तु, सौ से स्वात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ऋग्वैदिक काल में कौन से पशु को अधनिया शब्द कहा गया है? तो गाय को, अधनिया शब्द गाय को, यानी न मारे जा सकने वाला पशु। वही बात करते हैं, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। लेकिन आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था, याद रखिएगा। आर्य, आगे बढ़ते हैं, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। और लोहा को क्या कहते हैं? श्याम अयस। लोहा को क्या कहते हैं? श्याम अयस। लोहा को क्या कहते हैं? श्याम अयस। लेकिन तांबे को लोहित अयस। देखिएगा, लोहा में कभी भी लोहित अयस नहीं मारिएगा, लोहित अयस तांबा को मारना है। ऐसा आसान नहीं है, उल्टा मारना है। अगर पूछेगा कि लोहित अयस के नाम से किस तत्व को जानते थे, तो लो से लोहित, लो से लोहा कभी नहीं मारिएगा, तांबा मार दीजिएगा। और तांबा मारिएगा लोहित अयस, तांबा में लोहित अयस, उल्टा मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में नदियों में किसे सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी हमारा सरस्वती है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। लेकिन गंगा का उल्लेख एक बार, गंगा जी एक बार, गंगा माँ एक बार, गंगा जी एक बार, गंगा जी एक बार। वहीं यमुना, यमुना में 3 अक्षर, इसीलिए 3 बार, यमुना 3 बार, यमुना 3 बार। यमुना के लास्ट में 9 आ रहा है और 3 के लास्ट में भी 9 आ रहा है, यानी यमुना का उल्लेख 3 बार। और अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है, इसलिए सबसे पवित्र चीज है हमारे लिए सरस्वती माँ, यानी सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा जी एक ही नदी है, यानी गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना के लास्ट में 9 आ रहा है और 3 के लास्ट में भी 9 आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक बार किसका हुआ है, तो 100 से सर्वाधिक, 100 से सिंधु, 100 से सर्वाधिक, 100 से सिंधु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय किस आधार पर निर्धारण होने लगा, जो है कि कार्य व्यवस्था, तो जन्म के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में हम लोग देख रहे थे वर्ण व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, चतुष्वर्णी समाज। लेकिन अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है, तो उसमें हम लोग अब देख रहे हैं कि वर्ण व्यवसाय के आधार पर न होकर बंटवारा समाज का वो किस आधार पे हो रहा है, तो याद रखिएगा आपका जन्म के आधार पे। हम लोग बहुत फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लूसेंट सीरीज करवा रहे हैं, इसीलिए आपको लूसेंट से संबंधित हम कंटेंट दे रहे हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, 1280 एनटीपीसी के लिए काफ़ी कंटेंट है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पे कमेंट करते चलिएगा। बताइएगा, युद्ध और वर्षा का देवता इंद्र, ने कहते हैं अरे इंद्र भगवान अभी नहीं बरस रहे हैं, यानी कि वर्षा का देवता इंद्र, वर्षा का देवता इंद्र, और युद्ध का देवता भी इंद्र भगवान है। अगर बात करते हैं देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थान निभाने वाले आपका देवता का नाम क्या है, तो अग्नि। यानी जब आगिन लगता है जो है कि बड़े बड़े घर सब में या बड़े बड़े होटल सब में, तो उसमें कहते हैं जब नहीं बुझा पाते हैं हम लोग आम आदमी, तो कहते हैं इस पे जरूर कोई देवता का हाथ होगा, तभी इतना जो है कि भयावह आग लगा हुआ है। यानी मनुष्य नहीं बुझा पा रहा है क्योंकि वह देवता के बीच हो रहा है, यानी देवता और मनुष्य के बीच जो समझौता करवाता है वह अग्नि करवाता है। कौन करवाता है? अग्नि करवाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व के नियामक एवं शासक कौन है और दिन और रात करता कौन है, तो हमारे विष्णु भगवान। कौन है? सॉरी, वरुण भगवान। कौन है? वरुण भगवान। कौन है? वरुण भगवान। लेकिन विश्व के संरक्षक और पालन करता बोलेगा तो विष्णु भगवान है। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता कौन है, तो धौ। सबसे प्राचीन कौन है? धौ। सबसे प्राचीन कौन है? धौ। और इसी यह जो धौ है यह आकाश का देवता है। कौन है? आकाश का देवता धौ, और सबसे प्राचीन देवता भी धौ। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति देवता सोम।
वनस्पति सोम, वनस्पति सोम। वहीं प्रगति और उत्थान का देवता उषा, प्रगति और उत्थान। आपको पता है सिलाई मशीन अगर आप खरीदने हुए जाते होंगे तो वो आप उषा कंपनी का लेते हैं। किस कंपनी का? उषा कंपनी का लेते हैं, क्योंकि वह प्रगति करवाता है आपको। यानी कि सिलाई कर करके जो है कि जो कोई भी गरीब अगर रहता है तो वो सिलाई कर करके क्या करता है? प्रगति और उत्थान करता है। ठीक है, इसका मतलब प्रगति हम किससे कर रहे हैं भैया? तो उषा मशीन लेके, यानी उषा का हम मशीन या फिर कोई भी उषा का सामान लीजिएगा या पंखा वगैरह भी, तो आपका ज़्यादा दिन चलता है, इसीलिए क्योंकि वह प्रगति करता है। यानी प्रगति और उत्थान का देवता उषा, प्रगति और उत्थान का देवता उषा। आपको बताए थे विपत्ति को हरने वाला तो एक क्रिकेटर आएगा अश्विन। कौन आएगा? अश्विन। विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन है? तो अश्विन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प से पशु, प से पूषण, यानी पशुओं के देवता पूषण, पशुओं के देवता पूषण, पशुओं के देवता पूषण। आगे बढ़ते हैं। आंधी तूफान के देवता कौन है? तो याद रखिएगा जब आंधी तूफान आता है तो बहुत सारा जान माल क्या होता है? मर जाता है, यानी मरुत। क्या हो जाएगा? मरुत। याद रखिएगा मरुत। आंधी तूफान के देवता कौन है? मरुत है। आंधी तूफान के देवता कौन है? मरुत है। आंधी तूफान के देवता कौन है? मरुत है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब ज्योग्राफी पर चलते हैं फटाफट। आज थोड़ा हम कम कंटेंट दे रहे हैं क्योंकि मेरा समय उधर हो जा रहा है, इसीलिए जो है कि हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं आज का क्लास। उसके बाद फिर कल से हम लोग जो है कि बहुत अच्छे तरीक़ा से करेंगे। बताइएगा, बताना है आप लोग को कि चंबल और बेतवा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो चंबल और बेतवा, यानी चौ और बोए का बेतवा, यानी याद रखिएगा आपको बताए थे बोए मालवा का पठार। याद रखिएगा मालवा का पठार को आप लोग माल पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? माल। क्या पढ़िएगा? माल। मालवा के पठार को क्या पढ़िएगा? माल पढ़िएगा। यानी माल को आप लोग क्या करते हैं? बेचते हैं, यानी बोए का चौ बेच, यानी माल को बेच। एक स्टेटमेंट बनाइएगा आप लोग, मौका माल, कोमो का को, बोए का चौ बेच, माल को बेच, माल को बेच। यानी मालवा के पठार से दो नदी निकलती है, एक का आंसर होगा बोएके से और एक का आंसर होगा चौ, यानी बे से बेतवा, चौ से चंबल। बेतवा और चंबल, बेतवा और चंबल नदी कहां से निकलती है? तो मालवा के पठार से। कहां से निकलती है? मालवा के पठार से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कश्मीर घाटी में मिलने वाले घास को क्या कहा जाता है? या चारागाह को? तो कश्मीर घाटी में चारागाह को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। वहीं उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या प्यार। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या पहाड़ का प्यार कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अरावली पहाड़ियां किस राज्य में है? तो राजस्थान। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो राजस्थान। और अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीन चट्टान से बनी हुई है, यह सबसे पुरानी है। और यह याद रखिएगा इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। किस गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा आपका अरावली का। और याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितना है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर। गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 1722 मीटर। गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 1722 मीटर। अगर हम बात करते हैं गुरु शिखर किस पर स्थित है, तो गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू भी कहां है? तो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है माउंट आबू। और माउंट आबू पर ही स्थित है आपका क्या? तो गुरु शिखर। और माउंट आबू में ही स्थित है सनसेट पॉइंट। क्या स्थित है? सनसेट पॉइंट। यह क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे का कि भारत में किस जगह पर सनसेट पॉइंट स्थित है? याद रखिएगा माउंट आबू। किस जगह पर? तो माउंट आबू पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अरावली से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा अरावली से जो है कि बल, दो को नदी याद रखिएगा। अरावली सबसे पुरानी है, इसीलिए उसके पास अधिक बल है। बल यानी ब से बनास और लौ से लूनी। बनास और लूनी ये दो नदी निकलती है कहां से? तो याद रखिएगा अरावली की पहाड़ियां से। और लूनी नदी जो निकलती है वह आपका कच्छ के रण गुजरात में जो है कि विलुप्त हो जाती है या फिर धरती के अंदर समाहित हो जाती है। और आपको पता ही था इससे पहले कि आपका जो धौलावीरा जो एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह गुजरात में किस नदी किनारे? तो लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे। और यह धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां का क्षेत्र जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था। और धौलावीरा जो है वह आपका याद रखिएगा वहां से स्टेडियम का भी आपका प्रमाण मिला है धौलावीरा से। और वहां पर पानी का भी व्यवस्था मिला है, याद रखिएगा धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विंध्याचल का पठार या फिर विंध्याचल पर्वत
किन किन राज्य में है? तो विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान में है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है, याद रखिएगा। और विंध्याचल का जो पठार है वह परतदार चट्टान का उदाहरण है। और विंध्याचल के पर्वतमाला जो है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल का जो पर्वत है वह आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो याद रखिएगा आप लोग, नीलगिरी की पहाड़ी। ये दोनों क्वेश्चन आता है। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग कौन करता है? तो विंध्याचल। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। और याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा नाम की जनजाति पाई जाती है। और टोडा नाम के जनजाति के साथ साथ बड़ागा जनजाति भी पाई जाती है, जो भैंस पालने का काम करती है टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह भी प्रचलित है। और याद रखिएगा इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और दोदा बेटा का ऊंचाई याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में आता है। दोदा बेटा का ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। 2637 मीटर। यह हो गया आपका दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो बोलिएगा अनायमुदी। क्या नाम है? अनायमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुदी है। यह भी तमिलनाडु में है। और इसका ऊंचाई जो आपको सेकंड स्थान पे बताए दोदा बेटा, उससे जो है कि लगभग आपका 58 मीटर अधिक है। यानी दोदा बेटा और अनायमुदी दोनों में 58 मीटर का डिफरेंट है। तो याद रखिएगा आपको दोदा बेटा 2637, इसमें 58 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2695। 2695 मीटर अनायमुदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आपका कि नर्मदा नदी कहाँ, किस पहाड़ी से निकलती है? तो आप याद रखिएगा तीन नदी याद रख लीजिएगा। एक लड़की के नाम पे सोनम, सोमो का नो मो, सोनम। यानी सौ से हो गया आपका क्या? तो सौ से हो गया सोन नदी, नौ से हो गया नर्मदा नदी, और मो से हो गया महानदी। ये तीनों नदी जो निकलती है याद रखिएगा कहाँ से? तो ये तीनों नदी जो निकलती है वह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक जो वह सर्वोच्च शिखर है किस पहाड़ी का? तो मैकाल पहाड़ी का। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अमरकंटक। मिलाने के लिए दे देगा कि अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम हम बताए आपको गुरु शिखर है। उसी तरह से अभी आपको बता रहे हैं मैकाल पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अमरकंटक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ देगा सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो सतपुड़ा यानी सात पहाड़ पे तब जब जाइएगा तो आपको धूप ज्यादा लगने लगेगा, यानी धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ी है, याद रखिएगा। और धूपगढ़ी का ऊंचाई 1350 मीटर। धूपगढ़ी का ऊंचाई 1350 मीटर आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग अब कुछ करंट अफेयर्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि हम अपने सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा फटाफट 10 करंट अफेयर्स बोलते हैं। बताइएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जिन्होंने किसका स्थान लिया? एनके सिंह का स्थान लिया। और पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे, याद रखिएगा। और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर यानी मन लगता है, क्योंकि लोकपाल आपको बार बार बताते हैं लोकपाल का काम है भ्रष्टाचार को कम करना। और भ्रष्टाचार को जब कम करेगा तो आदमी को मन लगेगा किसी भी देश में रहने में, यानी लोकपाल जो है वह मन लगाता है। यानी लोकपाल जब पूछेगा एग्जाम में तो आप जिस ऑप्शन में मन करके रहेगा यानी मानिकराव रहेगा, आंसर मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार मिश्रा जी। ऐसे करके याद रखिएगा, मानवाधिकार मिश्रा जी, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के हैं। मानवाधिकार मिश्रा जी। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। जिन्होंने किसका स्थान लिया? तो जया वर्मा सिन्हा का, जो पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ बनी थी। आगे बढ़ते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंदर भाकड़। लेकिन रविंदर कुमार कौन है? एनटीपीसी का अध्यक्ष रविंदर कुमार कौन है?
है? एनटीपीसी के अध्यक्ष, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, जिसका स्थापना 1975 में हुआ था। और ये जो एग्जाम एनटीपीसी का भी आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, ये एनटीपीसी रेलवे का एनटीपीसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नन पॉपुलर नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी इसमें कोई टेक्निकल डिग्री नहीं लेता है। नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ये होता है एनटीपीसी जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें आपको स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसीसीसी का पोस्ट है, ठीक है। लेकिन एनटीपीसी जो होता है जिससे बिजली वगैरह पैदा होता है, यानी उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसका स्थापना 1975 को हुआ है और उस एनटीपीसी का जो अध्यक्ष है वह रविंदर कुमार है, याद रखिएगा। कौन है? रविंदर कुमार। लेकिन रविंदर भाकर कौन है? तो रविंदर भाकर जो है वह आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? डेयरी यानी दूध, दूध पीने में मन लगता है, दूध पीने में मन लगता है, यानी याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। डेयरी किसका? तो दूध का, दूध पीने से मन लगता है, यानी याद। और इससे पहले मन लोकपाल में लगता था। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मिनेसा। कौन है? मिनेसा। कौन है? मिनेसा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? सीमा सड़क संगठन, जिसको बीआरओ कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1960 में हुआ था, जो कि आपको बहुत खतरनाक सब जगह पे सेना का रोड बनवाने में काम करता है। ये तो याद रखिएगा। इसका कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। कौन है? रघु श्रीनिवासन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार। ओ से ओएनजीसी, ओ से अरुण कुमार सिंह। ओ से ओएनजीसी, ओ से अरुण कुमार सिंह, याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सेल के अध्यक्ष कौन है? सेल के अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। कौन है? सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। सेल आप सीधा याद रखिएगा, SAIL सेल पढ़िएगा, या SOEKL सेल पढ़िएगा। जब आप किसी भी टॉर्च में सेल देते हैं तो वो आपको प्रकाश देता है। जब किसी भी टॉर्च में आप सेल देते हैं तो आपको क्या देता है? प्रकाश। यानी सेल के अध्यक्ष कौन है? तो जिस ऑप्शन में प्रकाश लगा रहेगा आप प्रकाश मार दीजिएगा। पूरा नाम अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। आपको हल्का ट्रिक दे रहे हैं, क्योंकि आप जब आप टेस्ट जहां लगाइएगा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है वो वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, क्योंकि गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वह रेलवे का विश्वविद्यालय है। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल चलिए पुनः मिलते हैं आपका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।